हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके कोर थीम पढ़े थे जिसमें इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी, एक जस्टिस, टॉलरेशन है। आज हम पढ़ेंगे कि लिबरलिज्म क्यों स्टेट की बात करता है और डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो लिबरल स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर लिबरल्स इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो वो स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं। स्टेट जो कि आपके फ्रीडम को कहीं ना कहीं लॉज रूल्स के हिसाब से कर्टेल करता है आपके फ्रीडम को, और लिबरल्स तो फ्रीडम को एडवोकेट करते हैं। तो रीजन हम जानते हैं। लिबरल्स इंडिविजुअलिज्म को तो प्रोपागेट करते ही हैं, वो सुप्रीमेसी को प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल की, लेकिन उनका मानना है क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ स्पीकिंग है, सेल्फ रिलायंट है, इगोइस्टिक है, इसलिए इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत बार वो ब्लाइंड जो थिन लाइन होता है उसे ब्लर करके दूसरों की लिबर्टी को भी अब्यूज कर सकता है। हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जॉन रॉल्स बात करते हैं कि everyone is entitled to the widest possible liberty consistent with a like liberty for all. That means कि अगर आपको लिबर्टी तो है लेकिन आपको उतनी ही लिबर्टी है जब तक कि आप दूसरों की लिबर्टी को अब्यूज ना करें। जैसे कि अगर मुझे लिबर्टी है कि मैं स्मोक कर सकती हूँ, हाँ ऑब्वियसली मैं स्मोक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा स्मोक करने का जो लिबर्टी है उससे किसी को ब्रीदिंग इश्यूज नहीं हो, किसी को राइट टू ब्रीथ पोल्यूशन फ्री एयर नहीं वायलेट हो। तो इस तरह से लिबरलिस्ट बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, पार सीकिंग है, जो कि हॉब्स बोलते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल बहुत बार अपनी लाइन क्रॉस कर जाता है। इसके लिए लोगों की भलाई के लिए स्टेट का वो कंसेप्ट प्रोपागेट करते हैं। तो बोलते हैं कि एक स्टेट सॉवरेन स्टेट ही है जो सारे ग्रुप या सोसाइटी के उसको लिबर्टी को मेंटेन कर सकता है या प्रिजर्व कर सकता है। आपने इससे पहले यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था लॉ और लिबर्टी, लॉ और फ्रीडम से रिलेटेड, जो कि यहीं से आता है। जॉन लॉक बोलते हैं where there is no law there is no freedom. दैट मीन्स कि अगर लॉ नहीं है, स्टेट का एग्जिस्टेंस ही इसलिए है ताकि लिबर्टी, फ्रीडम और जस्टिस ये सारी चीज़ें लोग एंजॉय कर सकें। तो जॉन लॉक इसीलिए बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट तभी करेगी जब लॉ के अंडर में हो इंडिविजुअल। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये अनार्किस्ट की तरह बात करें। अगेन अनार्की पूछा था, गांधी किस चीज़ से आते थे, वो मॉरल एनार्की की बात करते थे। इस बार फिर से प्रीलिम्स में पूछा था। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो एनार्किस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि जो लॉज स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वेयरएज लिबरल्स जो हैं वो स्टेट को डिमांड करते हैं, लेकिन उसमें भी स्कूल्स ऑफ थॉट आती जाएंगी धीरे धीरे, जिसमें क्लासिकल लिबरल्स कुछ और कहेंगे, मॉडर्न लिबरल्स कुछ और कहेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्योंकि इंडिविजुअल का लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का पीसफुल एग्जिस्टेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिबरल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी लेकर आते हैं। ये बेसिकली फिक्शन है जो स्टेट का एग्जिस्टेंस लाने के लिए, स्टेट को सॉवरेन बनाने के लिए लिबरल्स लाइक जॉन लॉक और हॉब्स ने दिया है। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मॉडर्न डेज में यूज़ करते हैं जब स्टेट इंट्रूड करता है प्रिवेसी में या स्टेट वेलफेयर नहीं इंश्योर कर पाता है लोगों का, तब आप बोलते हैं कि स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है। तो हॉब्स और लॉक देखते हैं कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फिक्शन देते हैं और कैसे स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है कि जहाँ पर कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था तो मैन फ्री था, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे। तो हॉब्स बोलते हैं क्योंकि वो पैसिमिस्टिक व्यू रखते हैं इंडिविजुअल के नेचर का, ह्यूमन नेचर का, तो उनका कहना है कि क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं, पावर सीकिंग है, तो स्टेट ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा अनएंडिंग सिविल वॉर जैसा हो जाता है जिसमें लोग
अपना पावर का सुप्रीमेसी लाने के लिए दूसरों के राइट्स को वायलेट करेंगे। इसलिए वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो होगा उसमें ह्यूमन लाइफ बहुत सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट होगी। तो इसी थ्योरी से, इसी फिक्शन से वो डिराइव करते हुए, इसी फिक्शन पे ड्रॉ करते हुए लिबरल्स बोलते हैं कि जो रैशनल इंडिविजुअल्स होंगे, क्योंकि वो अपनी लिबर्टी को बचाना चाहते हैं, वो लाइफ के प्रेजर्वेशन को इंश्योर करना चाहते हैं, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। वो रैशनली अग्री करेंगे, अपने कुछ पोर्शन ऑफ लिबर्टी को सेक्रीफाइस करेंगे और स्टेट को वो राइट देंगे ताकि एक सिस्टम ऑफ लॉ रहे, ताकि स्टेट इंश्योर कर पाए सब लोगों का लिबर्टी, जिसको हॉब्स और लॉक ने बोला था कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हिस्टोरिकल फिक्शन है। अब क्या करता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आप जानते हैं उसमें लिबरल वैल्यूज क्या क्या हैं। लिबरल वैल्यूज को एम्बॉडी करता है और देखते हैं कि क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पहला फीचर है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम बिलो। दैट मीन्स कि आपने प्रेम्बल में भी देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब यहाँ पर पीपल सॉवरन है। वही पीपल ऑफ इंडिया स्टेट को पार दे रहे हैं, वैसे ही ये पॉलिटिकल अथॉरिटी जो आती है नीचे से आती है। दैट मीन्स कि इंडिविजुअल्स ने राइट दिया है स्टेट को, इंडिविजुअल ने पार दिया है स्टेट को। लॉक बोलते हैं, स्टेट ट्रस्टी होता है उसमें। तो क्योंकि लॉक और लिबरल्स ये बोलते हैं कि जो अथॉरिटी आती है नीचे से आती है, दैट मीन्स स्टेट जो अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करेगा, अगर वो वेलफेयर नहीं कर पाएगा, अगर वो चीज़ों को लाइटली लेगा, इंडिविजुअल की प्रिवेसी को इंट्रूड करेगा, तो वो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी लूज कर जाएगा। तो उस केस में लॉक ने टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका है वर्क, जिसमें लॉक ये सब हम आंसर में यूज़ करेंगे ताकि हम चीज़ों को, अपने आंसर्स को एनरिच कर सकें। जब भी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी इस टॉपिक पर, तब मैं बताऊँगी कि कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट लेजिटिमेसी लूज कर देती है तो गवर्नमेंट को पूरा हक है, सिटीजन्स को पूरा हक है कि रिबेल कर सके वो। तो वो राइट ऑफ रिबेलियन की बात करते हैं। थॉमस जेफरसन के टर्म्स में अगर बोलें, जो उन्होंने बोला कि when government becomes an absolute despotism, it is the right of the people to alter or abolish it। तो आप देख ही सकते हैं कि जैसे इंटरमीडिएट पीरियड में जो इलेक्शंस होते हैं वो भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सर्व नहीं कर पा रही है तो आप कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अपने वोटिंग के राइट पर। तो इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिली है वो ऑब्वियसली आप लोगों से मिली, आपके वोटिंग राइट से मिली, आपने इलेक्ट किया उसे। दूसरा फीचर जो लिबरल फीचर है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो ये है कि स्टेट न्यूट्रल रेफरी है। दैट मीन्स कि वो इम्पार्शियल रहेगा, वो किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल को फेवर नहीं करेगा, उसमें नेपोटिज्म नहीं होगा, वो भाई भतीजावाद नहीं करेगा। वो कि लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये एक्चुअली स्टेट इंश्योर करेगा। फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो प्रीलिम्स में यूपीएससी घुसने लग गई इन सब चीज़ों में, फिर से आया था यूपीएससी में क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, और ये हर तीसरे चौथे साल यूपीएससी दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बेस्ट डेफिनेशन है practice of limited government brought about by the existence of a constitution। That means constitution क्या है, एक written document होता है, ये sacred document होता है किसी भी स्टेट का। उसमें क्या ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है कि क्या पावर किसका है, डिविजन ऑफ पावर होता है और सेपरेशन ऑफ पावर भी कई बार इंश्योर करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं लिबरल्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो पोटेंशियल टायरनी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर इंडिविजुअल के पास या आपके पास भी अनक्वेश्चनेबल पावर आ जाए जिसमें आप आंसरेबल नहीं हो, तो आप बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि आप उस पावर को अब्यूज़ करें। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि गवर्नर जिस पर हमेशा एलिगेशंस लगते हैं कि सेंटर अपने हिसाब से ट्विक करता है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन की हुई हैं। तो गवर्नर के पास पावर है आर्टिकल्स 201 टू 200 के अंडर,
तो गवर्नर क्या करता है कि उस पावर को आर्बिट्रेरीली यूज करता है, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास डिस्क्रिशन है, लेकिन आप उससे डिस्क्रिशनरी वे में आर्बिट्रेरी वे में यूज करेंगे तो वो करप्शन को लीड करेगा। वैसा ही है, कहना है कि अगर आपके पास पावर आ जाएगा या गवर्नमेंट एक्सरसाइज करेगी पावर, तो बहुत बार टेंडेंसी है गवर्नमेंट की कि वो उस चीज को अब्यूज करे। इसी को इंश्योर करने के लिए लिबरल्स कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट के पावर को कर्टेल या लिमिटेड करे, वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकता। यही इसका कॉन्सेप्ट है। आप इस देख सकते हैं, ईगोइज्म प्लस पावर लीड्स टू करप्शन। लॉर्ड एक्टन के टर्म्स में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इसे एसे में भी यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एथिक्स में तो बहुत चांसेस है कि लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछते हैं। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट, अगर करप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं लॉर्ड एक्टन का। तो हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट को टेम करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स रखी गई हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में दो फॉर्म्स होते हैं, एक इंटरनल कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है, एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करता है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स क्या है? लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं कि रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी, तो उसको वायलेट नहीं कर सकते। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स जो होता है उसका मतलब है कि पावर को डिस्पर्स कर दिया गया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया गया है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को पावर दिया गया है, तो ये इंस्टीट्यूशंस ही एक दूसरे के लिए चेक एंड बैलेंस का काम करेंगे। इंडियन एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि इंडिया में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के पावर को चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंट इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स को ओवररीच ना करे। किस मैकेनिज्म से? ये भी एग्जांपल आया, ये भी क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि जो पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म है आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, मोशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें हैं। बेसिकली ये चेक एंड बैलेंस का काम करती है। सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू इसके बारे में बात करते हैं, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, इनका कहना है कि पावर शुड बी अ चेक टू पावर। दैट मीन्स कि आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को पावर देंगे तो एक इंस्टीट्यूशन का पावर दूसरे इंस्टीट्यूशन के पावर को चेक एंड बैलेंस करेगा। आगे देखते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। तो आगे बढ़ते हैं लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ। लिबरल डेमोक्रेसी, जैसे आप शब्द में देख सकते हैं, लिबरल और डेमोक्रेटिक दो अलग शब्दों से मिला हुआ है। तो लिबरल डेमोक्रेसी में लिबरल क्या है? लिबरल का मतलब है कि गवर्नमेंट पे इंटरनल और एक्सटर्नल चेक्स लगाना ताकि सिविल लिबर्टी को हम मेंटेन कर सके। डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है इसमें ये है कि रेगुलर और कंपैटिटिव इलेक्शन होना। दैट मीन्स अगर हम इंडिया का केस ले सकते हैं तो इंडिया इज अ केस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी अगर देखें तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने की वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और डेमोक्रेटिक होने की वजह से हर 5 साल बाद हम इलेक्शन में वोट करने जाते हैं। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी का फियर क्या था, डेमोक्रेटिक सिस्टम का फियर क्या था? सबको ये लगता था, एंशिएंट ग्रीक में प्लेटो और अरिस्टोटल बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट थे। रीजन उसका ये था कि वो मानते थे कि इस तरह में मोबोक्रेसी हो जाएगी, मतलब कि मॉब जिसे कुछ आइडिया नहीं है वो रूल करने लग जाएगी, क्योंकि वो इजीली स्वे हो सकती है। आप अभी अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं तो देखेंगे कि जो कास्ट का पॉलिटिक्स है या रिलीजन का पॉलिटिक्स है या पोलराइजेशन है सोसाइटी का, वो वोट पॉलिटिक्स के लिए होता है और मास ये समझ नहीं पाती है। इसी तरह का आइडिया जो है वो दिया था पॉलिटिशियन एंड सोशल कमेंटेटर अलेक्सिस डी टॉकविल, जिन्होंने इस चीज को डिफाइन करते हुए बोला था, डिस्क्राइब करते हुए बोला था, द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी रूल करेगी, मतलब माइनॉरिटी के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसा ही बहुत बार अक्यूज किया जाता है गवर्नमेंट्स को इंडिया में कि माइनॉरिटी राइट्स कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड होते हैं। मेडिसन इस चीज को एड्रेस करने के लिए चेक्स एंड बैलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। सिमिलर रिजर्वेशन एक्चुअली J.S. मिल भी पॉइंट आउट करते हैं कि
क्या है दिक्कत मेजॉरिटी के साथ ये है कि मेकअप जो मेजॉरिटी का है, दैट मीन्स कि जो मेजॉरिटी में लोग आते हैं उनका पॉलिटिकल विजडम यूनिफॉर्म नहीं होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसीलिए जे.एस. मिल प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं। प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या है कि वोटिंग आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, सोशल पोजीशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 में डिस्ट्रीब्यूट करें। दैट मीन्स कि अलोकेट करने से पहले आप देखिए कि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो इलिटरेट है, इलिटरेट को तो इन्होंने वोटिंग का राइट देने से भी मना कर दिया है। लेकिन 20th सेंचुरी में एक्चुअली डेमोक्रेसी को वर्च्यू की तरह देखा जाने लग गया। अब इनका कहना था कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड ऑन कंसेंट है। कंसेंट मतलब ये एक्चुअली इंडिविजुअल की कंसेंट पर बेस्ड है, और ये क्या काम करती है, ये एंक्रोचमेंट, जो गवर्नमेंट एंक्रोच करने चाहती है उसको रोकती है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रिजर्व करती है, लिबर्टी को प्रिजर्व करती है। जॉन लॉक ने एक लिमिटेड थ्योरी ऑफ प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी दी थी। उसका मतलब है कि प्रोटेक्ट करती है प्रॉपर्टीड क्लास के इंटरेस्ट को। आप देखेंगे कि जॉन लॉक जो बात करते हैं वो बात करते हैं नेचुरल राइट्स में, एक प्रॉपर्टी भी उनका एक नेचुरल राइट है। उसमें ये जॉन लॉक ये बोलते हैं प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी में कि वोटिंग राइट्स जो है प्रॉपर्टीड क्लास को भी एक्सटेंड करने चाहिए, प्रॉपर्टीड क्लास को ही एक्सटेंड करने चाहिए, ताकि वो अपने राइट्स, अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सके, सो दैट गवर्नमेंट जो है उनका राइट्स को, उनकी प्रॉपर्टी को उनसे स्नैच ना कर पाए। तो इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन आप देखेंगे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स करने का राइट है तो जिनको आप टैक्स कर रहे हो, टैक्स पेयर्स का राइट्स है कि वो डिसाइड करें कि टैक्स मेकिंग बॉडी कैसी होनी चाहिए। तो यही डिमांड आपने देखा होगा 1890s में मॉडरेट्स भी कर रहे थे। इनफैक्ट हमेशा ही यही डिमांड होता है कि अगर हम सिटीजन टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें राइट है कि हम डिसाइड करें कि हमें रिप्रेजेंट कौन करेगा। फिर रेडिकल डेमोक्रेसी, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, वो पार्टिसिपेशन की बात कर सकता है। बेसिकली रेडिकल डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि उसमें हर एक से डेलिबरेटेड डेमोक्रेसी की बात होती है, मतलब हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा, तो वो उसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की वजह से जो लॉज आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी रिफाइंड होंगे। डेमोक्रेसी एक्चुअल में तब सब्सटैंटिव होगी रादर देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जे.एस. मिल जो है वो बोलते हैं कि ये जो लिबर्टी का कंसेप्ट है और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है काफ़ी एम्बिवेलेंट है। अगर हम अनरेस्ट्रेन्ड डेमोक्रेसी रखते हैं या फिर किसी तरह से डेमोक्रेसी में कंट्रोल नहीं रखते हैं तो मेजॉरिटी का टायरनी हो जाएगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी ही नहीं रहती है तो ब्रुटैलिटी हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, स्टेट ऑफ नेचर टाइप का एग्जिस्ट करने लग जाएगा। उनका कहना है कि पार्टिसिपेशन से, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन से इंडिविजुअल का कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है। तो ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये सेंसिबिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है, लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो होगी अकाउंटेबल होगी। तो उनका कहना है कि डेमोक्रेसी एक तरह से एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है। उनका कहना है कि क्योंकि हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये एक तरह से कैपेसिटी बिल्ड करेगा इंडिविजुअल का। तो जे.एस. मिल जो है वैसे तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इलिटरेट जो हैं उनको राइट नहीं होना चाहिए। मतलब उनका ये मानना है कि वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात तो करेंगे लेकिन वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। रीज़न उसका ये कि वो इलिटरेट को जो है वो वोटिंग राइट नहीं देना चाहते हैं। अब 20th सेंचुरी में जैसे जैसे इवॉल्व हुआ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी कंसेंट से कंसेंसस की तरफ आगे आने लग गया। कंसेंसस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल का कंसेंट नहीं लेना, अब एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगा
जो लॉबिंग करेगा, जैसे आप अभी के एग्जाम्पल में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है लॉबी बना लेते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, तो एक्चुअली अभी जो है रॉबर्ट द हल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने ये बात की है कि उनका कहना है कि अब डेमोक्रेसी इवॉल्व होकर एक पॉलीआर्की का फॉर्म ले लिया है। जो ये दोनों प्लूरलिस्ट थियरिस्ट हैं, इनका कहना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, इंडिविजुअल्स नहीं हैं, और ये ग्रुप अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। आप एक तरह से कह लीजिए कि ये प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, जिससे डेमोक्रेसी डिफाइन होती है। ये पॉलीयार्की का कैरेक्टर ले लेते हैं, मतलब डेमोक्रेसी नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, तो इंडिविजुअल मतलब डेमोक्रेसी नहीं होगा, पॉलीआर्की होगा, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्लस डेमोक्रेसी, उन दोनों का मर्जर जो होगा वो पॉलीआर्की होगा। तो आज हम यही पढ़ेंगे, आगे हम लिबरलिज्म को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन में कैसे लिबरलिज्म का महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.